हाँ जी बेटा, अभी चेक करो, आवाज़ आ रही है क्लियर? मैं अपने मोबाइल में भी चेक करूँगी। सही है। चलो गुड बेटा, गुड। चल स्टार्ट कर। हाँ जी, देखो मैंने बोल दिया आपको कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हम करेंगे वो करेंगे से एग्जांपल मार्च मंथ में 10,000 केजी। मैं कहता हूं ना मुझे कोई क्लोजिंग चाहिए ना मेरे पास कोई ओपनिंग है, तो उस सिचुएशन में अगर मुझे 10,000 केजी का रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है तो कितना परचेज करना पड़ेगा? सर 10,000 ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी मेंटेन करना है, से एग्जांपल 5,000 केजी, तो सर 15,000 केजी खरीद लो, सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं मेरे पास तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक भी होगा मटेरियल का, से एग्जांपल 2,000 केजी, तो 13,000 खरीद लो, सिंपल सी बात है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सर जब हम रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, बीच में मटेरियल खराब हो जाता है। खराब इन द सेंस, अगर मैं बात करूं केमिकल्स लाइक जो आइटम होते हैं, लिक्विड आइटम जो होते हैं, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हो, लीकेज के थोड़े बहुत चांसेस हमेशा होते हैं। नॉर्मल है कि भाई आपका 1% 2% लीकेज हो जाए, तो इसका मतलब मुझे परचेज ज्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मटेरियल जब मैं परचेज करके लाता हूँ और स्टोर में मुझे काफी टाइम तक रखना हो, उसकी वजह से मटेरियल स्टोर में पड़ा पड़ा भी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि भाई उन्होंने पास्ट में क्या देखा, अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, फ्यूचर का एस्टिमेशन करेंगे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई हमारा कोई लॉस हो जाएगा, जैसे फिनिश्ड गुड्स का डिफेक्टिव आइटम हो सकता है, वैसे मटेरियल में भी आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई लॉस होगा तो वो भी आपको बाई तो करना पड़ेगा, परचेज तो करके लाना पड़ेगा। से एग्जांपल सिंपल मैं आपको कहूँ कि 500 केजी का सर हमारा नुकसान हो जाता है हर महीने नॉर्मली, तो आपको कितना परचेज करना पड़ेगा? सर 13,500। नॉर्मली इसके अंदर लॉस की सिचुएशन आपको रेयरली ही देखने को मिलती है, बट अगर बन सकता है बाई चांस, तो हमें थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मतलब यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट क्या निकल के आ रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, अगर मैं वो रॉ मटेरियल परचेज बजट की अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल परचेज बजट क्या है? सर सिंपल ये हमें बताएगा कि हमें कितना मटेरियल परचेज करना है किसी स्पेसिफिक पीरियड। अब मैंने आपको ये जो कैलकुलेशन करवाई, ये मैंने करवाई आपको क्वांटिटी के बेसिस पे, तो दिस बजट इज प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटी, लेकिन साथ में लिखा हुआ है एंड अमाउंट। अब ये भी आपने कहा कि सर 13,500 केजी रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा। अगर मैं आपको कह दूं 2 रुपीज पर केजी का रेट है, परचेज प्राइस विल बी ₹2 पर केजी, तो सर सिंपल सी बात है 13,500 केजी खरीदना है, 2 रुपए के हिसाब से खरीदोगे 27,000 की कॉस्ट आएगी, तो वो क्या हो गया, अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। जो आपका प्रोडक्शन बजट और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट थे वो केवल क्वांटिटी में थे, बट परचेज बजट जो है वो आप क्वांटिटी में भी बना सकते हो और अमाउंट टर्म्स में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और जो मैंने आपको अभी समझाया बस उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन करा हुआ है, फॉर्मेट मेंशन करा हुआ है। सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें हमारी टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें यूनिट्स टू बी परचेज पता चल जाएगी। इस फॉर्मेट में आप देखोगे लॉस है नहीं, क्योंकि नॉर्मली कहीं भी देखने को मिलता नहीं है, बट फिर भी अपने माइंड में एक रखो कि बाई चांस एग्जामिनर कुछ नया करने की कोशिश करे और बाई चांस लॉस डाल दे, तो करना क्या होता है, प्लस करना होता है। यूनिट्स टू बी परचेज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से, तो सर वो परचेज कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हेडिंग पुट करो रॉ मटेरियल परचेज बजट। फर्क है बेटा, प्रोडक्शन बजट में फिनिश्ड गुड्स कंसीडर किया जाता है, इसमें रॉ मटेरियल। तभी मैंने आपको जब प्रोडक्शन बजट करवाया था तो मैंने कहा था ध्यान देना यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स, तो वैसे मैं यहाँ पे भी कहूंगा ये रॉ मटेरियल है।
हेडिंग पुट करो रॉ मटेरियल परचेज बजट। और ये 2 पॉइंट कॉपी कर लो सबसे पहले। डन है। इसके बाद ये फॉर्मेट आप कॉपी कर लो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने अभी तक 3 बजट देखे हैं, ये तीनों सीक्वेंस में बजट है। पहले प्रोडक्शन है, अगर मुझे प्रोडक्शन पता है तो ही मैं कंजम्पशन बजट बना सकता हूँ। अगर मुझे कंजम्पशन पता है तो ही मैं परचेज की क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे परचेज की क्वांटिटी पता है तो मैं उसके बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट कि सर 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में आपसे तीनों बजट बनवाए जाए। क्वेश्चन कहेगा प्रोडक्शन बजट भी बना दो, कंजम्पशन बजट भी बना दो और परचेज बजट भी बना दो। और हमारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए भी हैं, जो कि अब हमें एक एक करके डिस्कस करना है। चैप्टर इजी है, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। अपने को समझ लोगे तो फॉर्मेट भी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाएगा। सर लॉस को हम टोटल से पहले प्लस करेंगे? टोटल से पहले प्लस करेंगे भाई, सिंपल सी बात है भाई। मुझे यूनिट्स टू बी परचेज जो है, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो कैलकुलेट होके आई है, ये वाला, इससे पहले यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि मुझे टोटल यूनिट्स पता चल जाए कि सर टोटल यूनिट्स कितनी खरीदी। सेम चलेगा। आप अगर माइंड में रखना चाहो तो सर ये बिल्कुल प्रोडक्शन बजट का कॉपी पेस्ट है। बस प्रोडक्शन बजट में आप प्रोडक्शन को सेल करते हो तो सेल क्वांटिटी आ जाती है, लेकिन सर मटेरियल को सेल थोड़ी ना करता हूँ, मटेरियल को तो मैं कंज्यूम करता हूँ, तो सबसे पहले कंजम्पशन आ गया। देन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर सेल हम क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स को, तो वहां पे फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग आ गए। सर यहाँ पे कंज्यूम किस चीज को करता हूँ, मटेरियल को, तो यहाँ पे मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग आ गए। वहां पे डिफेक्ट होगा तो किस चीज का होगा, सर फिनिश्ड गुड्स में डिफेक्ट पाया जाएगा। यहाँ पे कोई लॉस या डिफेक्ट होगा तो किस में होगा, सर मटेरियल में पाया जाएगा। सर एक प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की जब मैं रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदूंगा, किस रेट पे खरीदूंगा, से एग्जांपल 2 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली। तो बस मुझे परचेज करनी है 5000 और 2 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, तो सर 10,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आएगी। एक्चुअल में ये वर्डिंग्स होती है ना, वर्डिंग ज्यादा कंफ्यूज करती है, जबकि हम उस चीज को अगर नॉर्मल सेंस में समझे तो हमें वो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होती है। डन। चलो बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो कि एग्जाम में तो नहीं आया हुआ बट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ ए कंपनी फॉर 8 months एंडिंग 30th नवंबर 2012। हमारे पास 8 महीनों की सेल देखी। कहते हैं अप्रैल में हम 12,000 यूनिट सेल करेंगे, मई में 13,000, जून में 9,000, जुलाई में 8,000,
अगस्त में 10,000, सितंबर में 12,000, अक्टूबर में 14,000 और नवंबर में 12,000 यूनिट। ये क्या है, हम सेल करेंगे, ये हमारा सेल का एस्टिमेशन। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, जहां पे भी वर्ड हो जाए पॉलिसी, मतलब कंपनी ने अपनी पॉलिसी में ये चीज लिखी हुई है और कंपनी हमेशा इस चीज को फॉलो करती होगी। अगर कोई पॉलिसी है कंपनी की, इसका मतलब वो वन टाइम यूजेबल नहीं, वो हमेशा कंपनी उसको क्या करती होगी, फॉलो करती होगी। तो कहते हैं एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द कंपनी मेंटेन्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलोज। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेकर कंपनी ने एक पॉलिसी सेट करी हुई है कि भाई हम इसके अकॉर्डिंगली अपना क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करते हैं। कैसे, कितना मेंटेन करते हैं? पहले कॉलम में आपको स्टॉक आइटम का नाम दिया हुआ है, 3 तरीके के हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। और ये बताया आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए मंथ कि हर महीने हम एक महीने का कितना क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करेंगे। सर फिनिश्ड गुड्स की मैं बात करूं तो कंपनी की पॉलिसी है 50%, किसका 50%? ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स। सर कौन सी सेल्स? फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की जो एस्टिमेटेड सेल्स होगी उसका 50% हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेंटेन करेंगे इन ए मंथ। तो सिंपल सी बात ये है, मुझे आप ये बताओ कि अप्रैल में अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना हो तो कितना करूंगा? सर 6,500। अप्रैल में मैं नेक्स्ट मंथ दैट इज मई की सेल का 50% मेंटेन करूंगा तो सर इट विल बी 6,500। अक्टूबर में बताओ, अक्टूबर में क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करूंगा? सर 6,000। नेक्स्ट मंथ नवंबर की सेल का 50%। इसी तरीके से हर महीने कैलकुलेशन हो जाएगी। सिमिलरली इन्होंने रॉ मटेरियल को लेकर भी अपनी पॉलिसी बताई, कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस हम मेंटेन करेंगे कितना? एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का जो एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा बस वही हम एज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन कर लेंगे। फिलहाल मुझे नहीं पता किस मंथ में कितना कंजम्पशन होगा, क्योंकि वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम कंजम्पशन बजट बना लेंगे। बट सिंपल सी बात यह है कि सर अप्रैल में, मई में जो कंजम्पशन होने वाला होगा वो मैं अप्रैल में एज ए क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर लूंगा। यू कैन से सर एक महीने में जो भी कंजम्पशन होता है वो हम पिछले महीने में एज ए क्लोजिंग मेंटेन करके चलते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके की रॉ मटेरियल में कोई दिक्कत ना आए। एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको प्रोडक्शन की एक यूनिट बनानी है तो रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सर अगर मुझे प्रोडक्ट की एक यूनिट बनानी है तो उसको बनाने के लिए मटेरियल 2 kg चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है सर, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी आएगी उसको जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे कंज्यूम क्वांटिटी पता चलती रहेगी। और जो रॉ मटेरियल है वो मार्केट में क्या रेट में मिलेगा? सर 5 रुपए पर केजी। इस 5 रुपए पर केजी की रेलेवेंसी होगी अगर आपको परचेज बजट अमाउंट में बनाना हो तो। केवल इसका इतना ही यूज है फिलहाल तक। क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे? प्रिपेयर। सबसे पहले तो मंथली प्रोडक्शन बजट। सर प्रोडक्शन बजट हमें पता है यूनिट्स में बनता है, क्वेश्चन कहते हैं मंथली बना देना एक तो, ठीक है। एंड साथ में अगेन मंथली बेसिस पे बनाना है रॉ मटेरियल का परचेज बजट। सर परचेज बजट क्वांटिटी में भी बन सकता है, अमाउंट में भी बन सकता है, तो क्वेश्चन कहता है दोनों में बना दो, क्वांटिटी में भी बना देना और कॉस्ट दैट इज अमाउंट में भी बना देना। और हमें ये पता है अगर परचेज बजट बनाना पड़ा तो सर कंजम्पशन बजट तो ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन बजट जो है वो क्वेश्चन की डिमांड तो नहीं है बट बनाना तो पड़ेगा, वर्किंग नोट में चला जाएगा। ऑफ द कंपनी, मंथली बोला तो है बट कितने महीनों का बनाना है? तो फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30th सितंबर 2012। इसका मतलब अप्रैल से शुरू करना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इस हाफ ईयर के लिए 6 महीनों के लिए आपको बना के देना है। इसका मतलब प्रोडक्शन बजट में मेरे कॉलम कितने बनेंगे टोटलिटी में? 7। एक पर्टिकुलर्स का भी तो लोगे, जितने भी मंथ होंगे
उसके अकॉर्डिंगली एक आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 production budget for the half year ending 30th September 2012। हमें हाफ ईयर के लिए तो बनाना ही है, दैट इज 6 मंथ्स के लिए। तो कॉलम अपने को टोटलिटी में 7 कॉलम मेंटेन करने हैं। सबसे पहला कॉलम आपका रहेगा, या तो आप ब्लैंक रख लो या फिर अगर इसमें कुछ लिखना चाहो तो आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो सर सबसे पहले तो सेल्स क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें यहाँ पे कॉपी करनी कर लेते हैं। 12,000, 13,000, 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000 to 12,000, 8,000, 10,000 and 12,000। सेल्स में हम ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेंटेन करने की अपनी पॉलिसी बताई, और वो पॉलिसी कहती है कि हम नेक्स्ट मंथ की एस्टिमेटेड सेल्स का 50% क्लोजिंग बैलेंस में मेंटेन करेंगे। सर अप्रैल का नेक्स्ट मंथ है मई की सेल है 13,000, तो इसका 50% विल बी 6,500। मई का नेक्स्ट मंथ है जून, और जून की सेल का 50% 4,500। यहाँ पे 4,000, 5,000, 6,000। सितंबर के लिए आप क्वेश्चन में अक्टूबर देख लो, और अक्टूबर की सेल आपके पास गिवन है 14,000। तो सर यहाँ पे मैं ओपन करके लिख देता हूँ, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे अदरवाइज आप देखोगे कि ये फिगर कहाँ से आई। तो 14,000 का 50% 7,000। अगले महीने की सेल क्वेश्चन से आप पिक कर सकते हो। जैसे ही हम इनका टोटल करेंगे हमें पता चल जाएगा कि सर हमें टोटल रिक्वायरमेंट तो इतनी है, दैट इज 18,500, 17,500, 13,000, 13,000, 16,000 एंड 19,000। सर इतनी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, बट क्या हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक भी होगा? तो आंसर इज यस। हम सबको आइडिया है कि किसी भी मंथ का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है। तो सर अगर अप्रैल का क्लोजिंग है 6,500, तो वो मई का ओपनिंग बनेगा। अगर मई का क्लोजिंग है 4,500, तो वो जून का ओपनिंग बनेगा। सबको क्लियर है ये चीज? 4,000, नेक्स्ट में 5,000, नेक्स्ट में 6,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताओ अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना है? 0 पक्का है बेटा? नील क्यों भाई? है क्यों नहीं है? हाँ मार्च का है तो निकल जाएगा आराम से। बता कैसे निकलेगा? प्रोडक्शन नवंबर तक सर हाफ ईयर का कंप्लीट एक प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। इतनी जरूरत नहीं है। सिचुएशन से वो नहीं सर नवंबर तक ही तो ये क्वेश्चन रहा, सोचो। 6,000 बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अप्रैल का क्या होगा? सर मार्च का क्लोजिंग। मार्च का क्लोजिंग मैंने पॉलिसी वर्ड पे जोर क्यों दिया था? इसी वजह से तो दिया था।
पॉलिसी का मतलब है कंपनी की पॉलिसी है, हमेशा कंपनी ये चीज फॉलो करेगी। अगर कंपनी जब फॉलो करेगी तो मुझे एक्चुअल में अप्रैल की ओपनिंग पे जोर नहीं डालना, मुझे देखना है कि सर अप्रैल का ओपनिंग वो होता है जो क्लोजिंग होता है मार्च का, तो मुझे मार्च का क्लोजिंग चाहिए। क्या मैं मार्च का क्लोजिंग नहीं कैलकुलेट कर सकता? सर कर सकता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मार्च मंथ का, सर कितना? अगले महीने की सेल का 50%। अगला महीना अप्रैल, और अप्रैल की सेल 12,000, तो उसका 50% 6,000। इसमें दो बनती है वैरायटी क्वेश्चंस की। एक वैरायटी वो देखने को आपको मिलेगी जिसमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको बता दिया जाएगा। आगे देखोगे आप कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्वेश्चन जो पहला मंथ होता है उसका ओपनिंग स्टॉक बता देता है। जब बता देता है तो अपनी हेडेक खत्म हो जाती है, वहां पे एज इट इज हम लिख लेते हैं। लेकिन जब ना बताए तो कभी भी आप माइंड में ये बिल्कुल मत सोचना कि जीरो होगा। जीरो केवल और केवल तब हो सकता है जब आप कहो सर हमने तो 1 अप्रैल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ओपन करी। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो आप वहां पे जीरो एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज अपने को जीरो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन 100% कर पाओगे। 6,000 बता दो मुझे, टोटल बता दो। 12,500, 11,000, 8,500, 9,000, 11,000, 13,000। तो सर हमें पता चल गया कि हर महीने में हमें कितना कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बाद क्वेश्चन चाहता है हम बना के दें इनको परचेज बजट। लेकिन सर परचेज बजट में सबसे पहले ही मुझे कंजम्पशन लिखना है, तो मेरे पास कंजम्पशन होना चाहिए, तो आपको कंजम्पशन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन का अगर मेन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको कंजम्पशन बजट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो हेडिंग पुट करो वर्किंग नोट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जरूरी नहीं है आप ऐसे फॉर्मेट फॉलो करके कंजम्पशन निकालो, बोला था मैंने। आप जनरली भी कैलकुलेशन करके दे सकते हो, जैसे इस तरीके से फॉर्मेट ना बना के आप अप्रैल में इतना, मई में इतना कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं आपको फॉर्मेट में ही करवा रहा हूं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। अब आप देखोगे कि मैंने यहां पे एक महीना एक्स्ट्रा लिया है, 1 मंथ मैंने एक्स्ट्रा लिया है। पहली बात तो ये कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है ये बताओ। पहली बात तो ये कि मैं प्रोडक्शन बजट तो बना के आया हूं अभी अभी सितंबर तक का, लेकिन मैंने कंजम्पशन बजट में अक्टूबर का कॉलम भी लिया है। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है क्यों लिया है। क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने हमें जब पॉलिसी बताई थी तो इन्होंने कहा था कि जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग मेंटेन करना है ना आपको, वो अगले महीने का जो कंजम्पशन होगा वो मेंटेन करना है। तो सिंपल सी बात है, जब सितंबर में क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करने की बात आएगी तो सर मुझे अक्टूबर के कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने अक्टूबर का कॉलम साथ में ले लिया। एज ए स्टूडेंट एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जब कैलकुलेशन के लिए जाओ तो माइंड आपका बिल्कुल सेट है कि सर सितंबर तक कैलकुलेशन करनी है, तो आप इसमें भी सितंबर तक का बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहाँ पे सितंबर तक का बना देते हो, आपके पास बाद में अगर एक कॉलम का स्पेस बच जाता है तो आप उसमें अक्टूबर दिखा सकते हो। से एग्जांपल स्पेस नहीं बचता, आप नीचे कैलकुलेशन में दिखा सकते हो कि अक्टूबर मंथ का कंजम्पशन ये होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए जाओगे तब तो आपको रिक्वायरमेंट पता चली जाएगी सर ये बनाना पड़ेगा, आप नीचे कैलकुलेशन दिखा सकते हो। प्रोडक्शन क्वांटिटी कॉपी करवाओ जरा, मुझे बताना कितना कितना आया था। 12,500, 11,000, 8,500, 9,000, 11,000, 11,000, 13,000। अब अक्टूबर का चाहिए। अक्टूबर का अगर कंजम्पशन निकालना है तो आपको प्रोडक्शन भी चाहिए। तो सर मुझे प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा अक्टूबर मंथ का।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सर आपने इस स्टेटमेंट के अंदर अक्टूबर ले लिया, तो आपको पहले से ही पता था कि मुझे अक्टूबर के प्रोडक्शन की जरूरत भी पड़ेगी, तो यहाँ पे अक्टूबर का कॉलम क्यों नहीं बनाया? सर डिमांड इतनी ही है, वो तो मेरा वर्किंग नोट है, मेरी मर्जी, मैं जून तक बनाऊं, मैं अगस्त तक बनाऊं, मैं सितंबर तक बनाऊं, वर्किंग नोट बनाना मेरी मर्जी है। भाई एक कॉलम में भूल भी गया, दोबारा से नीचे दिखा दूंगा, वो अपनी मर्जी है। बट यहां पे आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि अक्टूबर प्रोडक्शन बजट की क्वेश्चन की कोई डिमांड नहीं है, हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, तो आप गलती से भी इसके अंदर मत दिखाना, आपको अलग से बनाना है प्रोडक्शन बजट। हाँ, अलग से अब आपकी मर्जी है कि सर प्रोडक्शन बजट बनाना चाहो बजट बना लो, आप नॉर्मल एक एज ए फॉर्मूला कैलकुलेशन दिखाना चाहो एज ए फॉर्मूला भी दिखा सकते हो वर्किंग नोट में, जरूरी नहीं आप ऐसे पूरा फॉर्मेट दिखाओ। आप प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। मैं सारी चीजें फॉर्मेट में करवा रहा हूं, कारण क्या है, फॉर्मेट याद हो जाए केवल इस पर्पज से। हेडिंग पुट करेंगे, दूसरा वर्किंग नोट है ये, प्रोडक्शन बजट ओनली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012। सर दो कॉलम पर्टिकुलर्स और दूसरे कॉलम में आप चाहो तो क्वांटिटी लिख सकते हो, चाहो तो पीरियड भी मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, अक्टूबर मंथ के लिए है और क्वांटिटी टर्म्स में डेटा होगा। सेल्स, मुझे बताओ अक्टूबर की सेल कितनी? सर अक्टूबर की सेल है 14,000। ऐड करूंगा मैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दूं? 6,000। नेक्स्ट मंथ की सेल का 50%, सर नेक्स्ट मंथ की सेल है 12,000 और इसका 50% विल बी 6,000। सर टोटल रिक्वायरमेंट इसका मतलब 20,000 है, माइनस ओपनिंग स्टॉक, बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक आप यहां से पिक कर सकते हो कि सर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा सितंबर का, दैट विल बी ओपनिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 7,000। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन आ गया हमारा 13,000। 13,000 यूनिट का आप प्रोडक्शन करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सर अगर 13,000 का प्रोडक्शन करना है तो मैं यहां पे 13,000 लिख देता हूं। कंजम्पशन कैलकुलेट करने का अपने को फॉर्मूला पता है कि सर प्रोडक्शन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट से, और क्वेश्चन ने कहा था कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो सर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट जो है वो है 2 kg। तो सिंपली 12,500 को बनाने के लिए 25,000, 11,000 के लिए 22,000, 8,500 के लिए 17,000, 9,000 के लिए 18, then 22, 26 and 26। डन है। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अपने को पता चल गया, तो सर अब हम इजीली अपना परचेज बजट भी बना सकते हैं। आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज रॉ मटेरियल परचेज बजट। हेडिंग पुट करो, रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30th September 2012। बेटा आपने यहां पे कॉपी करते हुए भले ही कैसे भी किया हो, बट एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपकी ये वाली ही होनी चाहिए कि सर पहले प्रोडक्शन बजट दिखना चाहिए एग्जामिनर को, उसके बाद ये रॉ मटेरियल परचेज बजट दिखना चाहिए, बीच में कंजम्पशन बजट या प्रोडक्शन अक्टूबर का नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद आपको ये वर्किंग नोट दिखनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई
इसके बाद वो बीच में 2 वर्किंग नोट आ गए, फिर ये मेन पार्ट आ रहा है। नहीं, ये चीज अलाउड नहीं है। सारे मेन पार्ट एक साथ होने चाहिए और सारे के सारे वर्किंग नोट एक साथ होने चाहिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन के एक साथ मत बना देना। हाँ, कहीं ज्यादा ही याद रह गया कि सर ने बोला था एक साथ बनाने हैं, तो एग्जामिनर ढूंढता ही रह जाएगा फिर। ये तो मुझे 6 मंथ का ही बनाना है, तो आपको यहां पे तो 7 मंथ्स ही कंसीडर करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सबसे पहले आप मुझे कंजम्पशन कॉपी करवा दो यहाँ पे 25,000, नेक्स्ट वाला 22, 17,000, 18, 26, 22, 22 और 26। ऐड करेंगे इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके लिए कंपनी की पॉलिसी देख लो क्या है, बड़ी सिंपल है। कहते हैं अगले महीने का जो कंजम्पशन है बस वही हम एज ए क्लोजिंग मेंटेन कर लेंगे। तो ठीक है सर, इसका मतलब अप्रैल में क्लोजिंग आप मेंटेन करोगे मई वाला 22, 17, 18, 22, 26 एंड 26, क्योंकि अक्टूबर का हमने पीछे कैलकुलेशन करी हुई है 26,000, तो वो हम यहाँ पे सितंबर में एज ए क्लोजिंग मेंटेन कर लेंगे। टोटल कर लो इसका ताकि आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाए। 47, 39, 35, 40, 48 एंड 52। ठीक है, माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगेन हमें पता है सर किसी भी मंथ का जो क्लोजिंग होता है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। इसका मतलब अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग 22, मई का जो क्लोजिंग है 17, जून का ओपनिंग, देन 18, 22, 26। और सुजीत बताएगा मेरे को कि बेटा अप्रैल में कितना लिखूं। यार इशू बताएगा अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखूं। इतना थोड़ा ना सोचना पड़ेगा। 25। देखो कभी भी ओपनिंग अगर आपको चाहिए ना, आप उसको ये सोचो कि सर पिछले महीने का क्लोजिंग चाहिए, इसका मतलब मेरे को। तो सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मुझे चाहिए मार्च का। कंपनी की पॉलिसी क्या है, अगले महीने का कंजम्पशन, मार्च का अगला मंथ अप्रैल, अप्रैल का कंजम्पशन 25,000। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, डायरेक्ट एज इट इज आपको 25,000 पिक करना है। बताओ कितना ये 22, ये वाली फिगर आ जाएगी आई थिंक सब में, है ना। 22, 17 क्योंकि वो ओपनिंग क्लोजिंग चल रहा है ना। 18, 22, 26 और 26। जब भी 100% वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि जो ये वाली फिगर है वही आपका यूनिट टू बी परचेज भी आ जाएगा। ये तो हो गया आपका परचेज बजट क्वांटिटी टर्म्स में। सर इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्वांटिटी को अगर रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से, और एज पर क्वेश्चन क्या रेट है इसका, 5 रुपए। 5 रुपए का रेट है सर। तो अप्रैल मंथ में कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी 1,10,000 की, मई में 85,000 का खरीद लो, जून में 90,000, जुलाई में 1,10,000 का, और अगस्त और सितंबर में 130। क्वेश्चन तो इजी है बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। क्यों?
क्योंकि आपको यहाँ पे एक तो 6 महीनों की कैलकुलेशन करनी है और एक तीनों बजट जो हमने अभी तक देखे हैं वो तीनों के तीनों करने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसका मतलब पीछे के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब रिवीजन के टाइम पे आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम रिवीजन किया जाए, फर्स्ट टाइम रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि सर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमने नहीं करके देखा। फर्स्ट टाइम रिवीजन हमेशा सॉलिड होना चाहिए कि सर एक एक क्वेश्चन अपने को खुद सॉल्व करके देखना चाहिए, भले ही कितना भी इजी हो। अगर आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर भी फ्रेम हो रहा है माइंड में, फिर भी उसको एक बार हाथ से लिख के जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आंसर माइंड में तो फ्रेम हो जाता है, बट जब उसकी वर्डिंग लिखने की बात आती है हम वो वर्डिंग नहीं लिख पाते। तो फर्स्ट टाइम रिवीजन में ऐसा ही होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम रिवीजन में जो क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं उन क्वेश्चन को आपने नेक्स्ट रिवीजन के लिए एलिमिनेट कर देना चाहिए पहले। फर्स्ट रिवीजन में हमेशा एक एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए सर कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाए उसके अंदर। सेकेंड रिवीजन जब करो तो अब क्या हुआ, जो 60% 70% क्वेश्चन मेरे पास थे उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम तो नहीं कर पाया था मैं, बट सेकेंड टाइम बहुत इजीली कर पा रहा हूं, उनको भी एलिमिनेट कर दूं। क्योंकि जब तक ये एलिमिनेशन प्रोसेस आप रिवीजन में फॉलो नहीं करेंगे, एग्जाम से पहले वाले दिन रिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन अगर मैं बात करूं, अपने को मिलती है एक ऑफ मिलता है, एक छुट्टी मिलती है, एक एग्जाम देकर आओगे, फिर एक ऑफ है, फिर एक पेपर देके आना है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चा 18 घंटे से ज्यादा स्टडी नहीं कर सकता। कोई 24 कर ले तो बात अलग है, देखो ठीक है। मेरे हिसाब से एक जनरल जो स्टूडेंट है 24 घंटे स्टडी कर लेगा तो पेपर में सो जाएगा जाके, ठीक है। तो 18 घंटे स्टडी आप कर सकते हो। और 18 घंटे में अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना हो, भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको एक एलिमिनेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ रिवीजन जरूर फॉलो करनी चाहिए। डन है। किसी भी तरीके का कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 में तो बताओ, या फिर किसी की कोई स्लाइड अगर छूट गई है, कॉपी नहीं हुई तो बता दो मेरे को। वैसे तो आप सबने साथ साथ कॉपी करा है, बट फिर भी मेरे फॉर्मेट बने हुए होते हैं तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है। हाँ बेटा, लास्ट वाली स्लाइड वर्किंग नोट, दिस वन, तो रॉ मटेरियल परचेज्ड, ये वाली स्लाइड। हो गया। यश, आपको और कोई स्लाइड देखनी है बेटा? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स कॉल्ड M and N। कंपनी 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, M और N। बोथ प्रोडक्ट्स यूज ए कॉमन रॉ मटेरियल जेट। प्रोडक्ट तो 2 तरीके के हैं, लेकिन दोनों को बनाने में ही रॉ मटेरियल जो है वो सेम है। प्रोडक्ट के नाम हो गए Mn और रॉ मटेरियल का नाम है Z। द रॉ मटेरियल Z इज परचेज्ड एट ₹36 पर kg फ्रॉम द मार्केट। इसकी अपने को कहां पे जरूरत पड़ सकती है, अगर जरूरत पड़े तो? रॉ मटेरियल परचेज बजट कॉस्ट में बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, बाकी तो कोई रेलेवेंसी नहीं है फिलहाल। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिव्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी। कंपनी ने अब
जो भी कंपनी की इन्वेंट्री को मैनेज करने की पॉलिसी है, इन्वेंट्री को मैनेज करने का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहे हैं फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर, अगले साल के लिए क्या रखें. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड दिस शुड बी कंसिडर्ड एज बजट पीरियड. मतलब एस्टिमेशन की बात कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अगले साल के लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं, और कौन से साल के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 के लिए एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, और वो डेटा कुछ इस तरीके से है जो हमने एस्टिमेट किया है. क्वेश्चन ने पहले ही क्लियर किया था कि दो तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एम और एन. सबसे पहले आपको सेल्स बता दी 28,000 और 13,000. ठीक है सर, प्रोडक्शन बजट बनाना होता है तो सबसे पहले हमें सेल्स की जरूरत होती है, वो सेल्स तो मुझे मिल गई. इसके बाद इन्होंने कहा फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है दैट इज इंक्रीज बाय ईयर एंड. कहते हैं फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इंक्रीज बाय ईयर एंड. अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें आपको बता दिया जाता था कि सर जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का वो है से एग्जांपल 10,000 केजी या 10,000 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक अगर मैं आपको कहूं कि सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है से एग्जांपल 7,000 यूनिट्स या 7,000 केजी. मैं आपको ये दोनों डेटा बता दूं तो भी मैं प्रोडक्शन बजट बना सकता हूं सर, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. या फिर मैं आपको ये डेटा ना बताकर केवल ये कह दूं कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर है मेरा स्टॉक 3,000 से बढ़ गया. बात तो एक ही है, बात तो एक ही है. हाँ, मैंने फॉर्मेट का रट्टा लगा रखा है सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो अगर क्लोजिंग ओपनिंग ना हो तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है. लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर सिंपल सी बात है, 10,000 और 7,000 दे दे तो मैं 10,000 ऐड करूंगा, 7,000 माइनस करूंगा, नेट इफेक्ट तो 3,000 ही आना है. या क्वेश्चन सीधा सीधा बोल दे कि भाई 3,000 से एट द एंड ऑफ ईयर स्टॉक बढ़ गया, तो ये 3,000 मुझे प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? सर प्लस करना है, क्योंकि क्लोजिंग हम प्लस करते हैं और ओपनिंग हम माइनस करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि मेरा जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है वो बढ़ गया एट द एंड ऑफ द ईयर 320 और 160, तो मुझे ये क्या कर देना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए. जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगा तो क्लोजिंग प्लस होना और माइनस ओपनिंग होना दोनों का एडजस्टमेंट एक साथ ही आपका कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के बाद रिजेक्शन का रेट है 4% और 6%. सब बिल्कुल वही सिचुएशन है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि प्रोडक्शन करने के बाद ही तो मैं जब चेक करूंगा क्वालिटी वगैरह तो मुझे पता चलेगा ये तो खराब हो गया. इसका मतलब ये जो 4% है ये मेरा क्या है? डिफेक्टिव यूनिट्स है एक तरीके से. ये तो डेटा हुआ आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड. इसके बाद मटेरियल से रिलेटेड डेटा है. कहते हैं मटेरियल Z जो है उसका यूसेज कह दो, कंजम्पशन कह दो, एक ही बात है. सर मटेरियल Z का यूसेज पर कंप्लीटेड यूनिट, एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए नेट ऑफ वेस्टेज को नेट ऑफ करने के बाद 5 और 6 केजी लगेगा. मतलब 5 केजी तो प्योर लगेगा. अगर कोई वेस्टेज होगा तो सर अलग से खरीद के लाओ. अगर आप कहते हो सर 1 किलो का नुकसान होगा तो 6 किलो खरीद के लाओ. यहाँ पे अगर आप कहते हो सर 1 केजी का नुकसान होगा तो 7 केजी खरीद के लाओ, 6 तो इसके अंदर लगाना पड़ेगा. तो नेट कंजम्पशन है ये. और मटेरियल Z जो है वो वेस्ट भी हो जाता है. कितना? यहाँ पे 10% और यहाँ पे 5%, तो सर एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा. इसका मतलब क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन बजट बना दो यूनिट्स में और परचेज बजट बना दो क्वांटिटी में भी और वैल्यू के अंदर भी. ठीक है, क्वेश्चन की एक्चुअल में क्वेश्चन वैसा ही है जैसा किया है, बट क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट देके एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की इस तरीके से कोशिश की जाती है. हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 9. हालांकि मैंने आंसर दिया हुआ है बट फिर भी डिस्कस करूंगा मैं. हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9 और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमें सबसे पहले प्रोडक्शन बजट प्रेजेंट करना है. हेडिंग पुट करेंगे प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018.
दो तरीके के प्रोडक्ट हैं तो आपको कॉलम लेने पड़ेंगे 3, एक पर्टिकुलर्स का और 2 प्रोडक्ट के लिए M और N। सर सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर सेल्स, कितना बेचना है। सर 28,000 और 13,000 बेचना है। सर इतना तो बेचना है अपने को। हम इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर इसमें क्लोजिंग ओपनिंग ना देकर क्वेश्चन ने कहा फिनिश गुड्स का स्टॉक इंक्रीज हो गया बाय द ईयर एंड 320 और 160, और हमने जैसा कि डिस्कस किया सर इंक्रीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है जो कि प्लस आइटम होता है, तो इसका मतलब ये प्लस करना पड़ेगा 320 और 160। अगर यहां पे लिखा हुआ होता फिनिश्ड गुड स्टॉक डिक्रीज बाय ईयर एंड, सर माइनस कर देना है। टोटल बता दो एक बार कितना है ये, 28,320 और 13,160। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन ने कहा पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट है 4% का, मुझे जरा रिजेक्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताओ। 1180 1180। सिंपली यू कैन से कि सर अगर 4% का रिजेक्शन है तो इट मींस प्रोडक्शन इंडिकेट 96%, और अगर 28,320 जो है दैट इंडिकेट 96%, तो टोटल प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा 29,500। 29,500 का सर अपने को टोटल प्रोडक्शन करना है, तो ये आपका 1180 जो है दैट विल बी रिजेक्शन। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट एन में देखें तो सर यहां पे 6% का रिजेक्शन है। अगर 6% का रिजेक्शन है तो सर ये 94 है, ये 6 है, तो 13,160 इंडिकेट 94%, तो व्हाट विल बी टोटल प्रोडक्शन 14,000। ठीक है, 14,000 तो ये 840। ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ब्रैकेट में करा है ये जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में आपको ये वाली कैलकुलेशन दिखा के आनी है। डन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन तो ये चाहता है कि सर हम परचेज बजट बना दें केजीज में और वैल्यू में, लेकिन हमें पता है सर परचेज के लिए पहले कंजम्पशन बजट निकालना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। सर दो तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं एम और एन, लेकिन रॉ मटेरियल तो एक ही है जेड, रॉ मटेरियल तो एक ही है जेड। तो हम हेडिंग पुट करेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। 3 कॉलम डाल दिए मैंने, एक पर्टिकुलर्स, उसके बाद प्रोडक्ट एम और एन, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी तो अलग अलग है। कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हो आप, निकाला था ना 29,500 एंड 14,000 था ना। क्वेश्चन ने कहा है कि सर जो प्रोडक्ट एम है इसको बनाने के लिए मटेरियल जेड का जो यूसेज है वो होगा 5 kg और एन के लिए इट विल बी 6 kg। एम के लिए 5 kg और एन के लिए 6 kg। इसका मतलब एम के लिए मुझे कितना जरूरत पड़ने वाली है 147,500 147,500 और एन के लिए इट विल बी 84,000। सर ये तो नेट चाहिए अपने को, मतलब इतना तो प्योर कंजम्पशन होगा, इतना तो मेरा प्योर कंजम्पशन होगा। ठीक है,
कंजम्पशन पता चल गया। सर कंजम्पशन तो इतना ही होगा, लेकिन परचेज ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? वेस्टेज की वजह से। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है परचेज बजट। ये डन है, चलूं आगे। सर परचेज बजट, परचेज बजट में हमें फॉर्मेट ये पता है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें किसी भी तरीके का कोई लॉस वगैरह होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। तो हम हेडिंग पुट करेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट। कॉलम तो मैं अगेन वही 3 लेके चलूंगा फिलहाल के लिए। पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट में आएगा ये नहीं, रिक्वायरमेंट है बेटा क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। वर्किंग नोट में जो पार्ट रहेगा वो आपका केवल और केवल कंजम्पशन बजट। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट के नाम लिख दिए मैंने एम और एन, लेकिन दोनों के लिए मटेरियल जो है वो सेम तरीके का है, मटेरियल जेड। हमें पता है परचेज में हम सबसे पहले तो कंजम्पशन लेते हैं, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 147,500 and 84,000. Sir, that will be consumption of material Z for product M और N individually. लेकिन सर खरीदना ज्यादा पड़ेगा अपने को। क्यों ज्यादा खरीदना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा मटेरियल Z का वेस्टेज है और वो भी दोनों में अलग अलग वेस्टेज। देखो ये दोनों चीजें अलग अलग चल रही है, 5 kg, 6 kg, 10%, 5%। अगर ये सेम होता तो मुझे हर जगह ये कॉलम अलग अलग मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अलग अलग रेट चल रहे हैं तो मुझे हर जगह कैलकुलेशन क्या करनी पड़ रही है, अलग अलग करनी पड़ रही है। सर सबसे पहले 10% पिक कर लेते हैं। मटेरियल जो लगेगा प्रोडक्ट एम के लिए उसमें 10% का तो रिजेक्शन है, वेस्टेज है, यू कैन से। तो अगर ये 10% का वेस्टेज रिजेक्शन है तो मुझे आप बताओ परचेज कितना करना है। तो सर सिंपल सी बात ये है, दैट विल बी 90%। तो 147,500 अगर 90% को इंडिकेट करेगा तो कितना खरीद के लाऊं? 163,889। सर इतना खरीद के लाओ आप, इसमें से क्या होगा, ये 10% का रिजेक्शन हो जाएगा, ये राउंड ऑफ में नहीं आएगा। अच्छा चलो ठीक है, वो राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया ना, ठीक है। 10% का रिजेक्शन तो ये आ जाएगा आपका 163,889, ठीक है, राउंड ऑफ में 163,889। 163,889। एन में अगर मैं बात करूं तो सर एन के केस में 5% का मटेरियल का वेस्टेज है। अगर 5% मटेरियल का वेस्टेज है तो सर ये 95 है, ये 5% वेस्टेज है, तो 84,000 अगर 95% को इंडिकेट करेगा तो इट विल बी 88,421। बिल्कुल ठीक है। और इसका 5% बता दो मेरे, 4421। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन बजट है और रॉ मटेरियल का ये जो कंजम्पशन परचेज है काफी सिमिलर सा है, बस फर्क ये है कि प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स कंसीडर किए जाते हैं, जबकि रॉ मटेरियल कंजम्पशन और परचेज के टाइम पे रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाता है। पता चल गया अपने को कितना मटेरियल खरीदना है। सर मटेरियल तो एक ही है जेड, मटेरियल तो एक ही है जेड। क्वेश्चन ने कहा है भाई कितनी वैल्यू होगी वो बता दो। अब वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो सर रेट तो एक ही है 36 पर केजी। ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रोडक्ट एम के लिए मटेरियल खरीदने जाऊंगा तो सस्ता महंगा मिलेगा या एन के लिए अलग रेट पे। सर मटेरियल तो एक ही है, 36 पर ही मिलना है। सप्लायर आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछने वाला भाई एम में यूज करेगा कि एन में। सप्लायर को तो आप क्वांटिटी बताओगे, वो 36 के हिसाब से आपको बेच देगा। तो अब आपको परचेज की वैल्यू निकालते वक्त एम और एन की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल जेड की निकालनी है। पहले आपको इसका टोटल करना पड़ेगा कि सर 163,889 एक खरीदना है मटेरियल और 88,421 एक खरीदना है। तो टोटल परचेज की क्वांटिटी कितनी, टोटल कितना खरीदूं?
2 लाख है 252,310 252,310 सर 2,52,310 kg अपने को रॉ मटेरियल परचेज करके लाना है। किस रेट पे खरीदूंगा सर? रेट है 36 पर केजी, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ने बता दिया था। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परचेज? 252,310 मल्टीप्लाई बाई 36 90,83,160। क्वेश्चन तो ये भी काफी अच्छा है। अगर 8 से 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो काफी अच्छा है। अगर प्रैक्टिस अपनी करी हुई होगी तो टाइम कंज्यूमिंग कम है इन कंपैरिजन जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्योंकि उसमें लिखना इतना ज्यादा पड़ रहा है आपको कि उसमें आपको आई थिंक कम से कम भी मैं बात करूं 20 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे। जबकि ये जो क्वेश्चन है ये टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप आराम से मेरे हिसाब से 12 से 15 मिनट में कर लो, क्योंकि इसमें लिखने का जो काम है वो काफी कम है। जस्ट एक बार अपने को क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ गया तो हम इजीली जल्दी कर देंगे। कोई भी डाउट है पूछो, कोई भी स्लाइड कॉपी करना रह गई है कहीं पे तो बता दीजिए मेरे को। डन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए भी, लाइक ये जो क्वेश्चन नंबर 9A आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन नवंबर 18 में आया, बट फिलहाल अभी नहीं करवा सकता मैं। उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है कि इसमें एक रिक्वायरमेंट है जो कि मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक है अपना, उससे रिलेट करती है। बजटरी कंट्रोल की चैप्टर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनकी स्पेशलिटी ये है, इसके अंदर किसी न किसी दूसरे चैप्टर को मर्ज करने की हमेशा एग्जामिनर की कोशिश रहती है। जैसे एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें मैंने बोला था ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्या है एक पॉइंट उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग का डाल दिया, बाकी बजट का डाल दिया। मतलब इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का मर्जर करा, इसमें इन्होंने मटेरियल कॉस्टिंग का मर्ज किया है। कुछ नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9B देखो, क्वेश्चन नंबर 9B, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चरर हैज प्रिपेयर्ड सेल्स बजट, कंपनी सेल बजट बना चुकी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ अगले महीनों के लिए। इन दिस रेस्पेक्ट फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल। कितने महीनों का सेल्स बजट दिया आपको? जनवरी से लेकर, बस इतना ही है, जनवरी से लेकर मई तक, मतलब 5 मंथ्स का यहां पे आपके पास सेल्स बजट गिवन है कि सर जनवरी में 5000, फेब में 6000, मार्च में 7000, अप्रैल में 7500 और मई में 8000 यूनिट्स हम सेल करेंगे। सर प्रोडक्शन के लिए अपने को सबसे पहले सेल्स की ही जरूरत होती है। टू मैन्युफैक्चर एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ₹1500 इज इनकर्ड। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने के लिए जो अपना खर्चा है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने के लिए हमारा जो एक्सपेंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने के लिए हमारा जो एक्सपेंस है सर 1500 रुपए, ठीक है, एंड इट इज सोल्ड थ्रू डीलर्स एट ए यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ
2000 पर गैजेट टू द कस्टमर। सर खर्चा 1500 रुपए का है, कितने में बेच लेते हैं? 2000 रुपए में बेच लेते हैं। तो अभी तक तो मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन डीलर्स आर गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द सेलिंग प्राइस। लेकिन आप ये जो गैजेट सेल करते हो डायरेक्टली खुद नहीं सेल करते, डीलर्स के थ्रू सेल करते हो, और डीलर को आपको 15% का डिस्काउंट देना पड़ता है। 2000 का 15% 300 रुपए। इसका मतलब मैं एज ए कंपनी बात करूं तो सर 1700 में ही बिक रहा है मेरा, तो 200 रुपए का कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट हो रहा है। पता नहीं ये डेटा दिया क्यों है, मुझे तो कोई रेलेवेंसी तो नहीं लग रही। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल्स, बाकी जो मटेरियल लगते हैं ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए गैजेट। एक गैजेट को बनाने के लिए 2 बैटरी की जरूरत है। सिंपल मैं कहूं सर, एक प्रोडक्ट की यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल की 2 यूनिट चाहिए। द कंपनी वांट्स टू होल्ड अ स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। अगले महीने में जो आप प्रोडक्शन करोगे उसका 30% के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम क्या करेंगे, यहां पे मेंटेन करेंगे एज ए क्लोजिंग स्टॉक। 30% मेंटेन करना है। जैसे पीछे क्वेश्चन में 50% लिखा हुआ था, वैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, 30% लिखा हुआ है। एंड टू होल्ड अ स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स टू कवर 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ से। ये तो बात हो गई थी बैटरीज के स्टॉक की। बैटरी यहां पे क्या आपके लिए मटेरियल का काम करेगा, और ये हो गया आपका मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स मतलब फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कितना रखना है सर, 25% मेंटेन करना है अगले महीने की सेल का। तो फिनिश्ड गुड्स का अलग बता दिया, मटेरियल का अलग बता दिया। मटेरियल का यहाँ पे नाम क्या है, एक तरीके से बैटरी, और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे क्या है, गैजेट। 3250 यूनिट्स ऑफ बैटरीज एंड 1200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर इन स्टॉक ऑन 1 जनवरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरीके से 2 वैरायटीज बनती है क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग स्टॉक बता दिया जाता है और कुछ में अपने को पिछले महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बता दिया है तो अपने को कोई पिछले महीने के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार यहाँ पे क्या है, बच्चे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, लगाना नहीं है, क्या लगाना शुरू कर देते हैं कि पीछे वाला क्वेश्चन हमने करा तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगले महीने का 50%, उसके हिसाब से हमने फिनिश गुड्स निकाला था, ओपनिंग है अप्रैल में। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सर अगले महीने की सेल का 25%, तो पीछे महीने की जब कैलकुलेशन के लिए जाता है तो वो कहता है सर 5000 का 25% 1250, 5000 का 25% 1250। भाई क्यों निकाल रहा हूं मैं 1250 जब मेरे पास गिवन है कि सर 1200 ही हम मेंटेन करते हैं। यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंपनी की पॉलिसी है, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कंपनी की पॉलिसी है। जितने टाइम पीरियड के लिए अपने पास डेटा गिवन है उसके लिए तो मैं ये 30% 25% फॉलो कर सकता हूं, बाकी किसी भी पीरियड के लिए मैं फॉलो नहीं कर सकता। तभी मैंने वहां पे स्पेसिफिकली आपको बोला कंपनी की जब पॉलिसी होती है तो थ्रू आउट द ईयर नॉर्मली क्या चलती है, सेम चलती है। लेकिन जब कंपनी की पॉलिसी नहीं है तो कंपनी कभी भी उसमें क्या कर सकती है, फेरबदल चेंज कर सकती है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, रिक्वायरमेंट सर वही है, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मतलब 4 महीनों के लिए आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। हेडिंग पुट करो, हेडिंग पुट करो, डेटा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9B है, एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए मैंने आपको 7 मिनट दिए, 7 मिनट्स, 7 मिनट में प्रोडक्शन बजट बनाओ इसका। क्योंकि देखो एक एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अगर हम एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, सर अगर ये एग्जाम का कर सकता हूं तो आगे भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा मैं इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं करवाऊंगा अगेन क्वेश्चन को। तो सर बात वही रहेगी, मुझे तो सारी चीजें आती जा रही है, अब आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे वो नहीं पता चल रहा मेरे को। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा चाहिए आपको, तो सबसे पहले सेल चाहिए, मैंने दे दिया आपको। 4 महीनों का बनाना है, 4 महीनों का बनाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। सबको क्लियर है कि भाई 5 कॉलम बनने हैं यहाँ पे। पर्टिकुलर्स
जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। सेल्स कॉपी कर ली सबने। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीनों की आपको फिलहाल सेल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये डेटा है, ऊपर केवल सेल्स है। अगर किसी ने सेल्स भी अभी नहीं देखी है तो बता दो मेरे को, अदरवाइज ये सारा का सारा डेटा है आपके पास प्रोडक्शन बजट को बनाने के लिए। ऊपर सेल चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, सेल वैसे लिखी हुई होगी बट ठीक है, अगले महीने की। चार महीनों का बजट आपको बनाना है और डेटा जो है वो आपके पास 5 महीनों का गिवन है। हाँ जी बेटा, ये सेल देख ली सबने? हो गया, ठीक है। एक बार मेरे को प्रोडक्शन बजट की क्वांटिटीज बता दो जनवरी से। 8300 जनवरी, 53 जनवरी का, फरवरी का 6250, मार्च का 7125 और अप्रैल का 7625, ठीक है। सही है, ठीक है। प्रोडक्शन बजट जल्दी करो। आंसर है मेरे पास 5300 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फेब के लिए 6250, मार्च 7125 एंड अप्रैल 7625। आपको सिंपली सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, नया कुछ भी नहीं है। पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी करे हुए हैं। सेल डायरेक्टली गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है साफ साफ लिखा हुआ है, 25% है। और जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है, और फर्स्ट मंथ के ओपनिंग को लेकर यहाँ पे कोई इश्यू है ही नहीं, ऑलरेडी आपके पास गिवन है। हो गया बेटा, ठीक है। जिनका प्रोडक्शन बजट हो गया वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने कहा परचेज बजट बनाना है आपको बैटरीज के लिए, और यहाँ पे परचेज बजट केवल क्वांटिटी टर्म्स में बनाना है, और वो भी केवल 3 महीने के लिए बनाना है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बस इतना ही करना है आपको। आपको परचेज बजट बनाना है 3 महीनों का, जनवरी, फरवरी और मार्च, बस। और वो भी केवल क्वांटिटी में, अमाउंट में नहीं जाना।
बनाना शुरू कर दो। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोडक्शन बजट वो बना सकते हो, जिनका प्रोडक्शन बजट कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंटिन्यू रखो। रॉ मटेरियल परचेज बजट है, हाँ परचेज बैटरी परचेज करेंगे यहाँ पे अपने, बोला है ना बैटरीज। ये रॉ मटेरियल परचेज बजट है। केवल 3 महीनों के लिए, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे अच्छा काम किया कि ऊपर प्रोडक्शन बजट आपसे पहले ही 4 महीनों का बनवा लिया, और नीचे जाते जाते इन्होंने परचेज बजट, इनको पता था कि बच्चा बना ही नहीं पाएगा इससे ज्यादा, तो इन्होंने क्या करा पहले से ही आपसे 3 ही महीनों का पूछा है। हाँ जी, प्रोडक्शन बजट में किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो बताओ मेरे को, लाइव में या यहाँ पे फेस टू फेस में। प्रोडक्शन बजट में किसी का भी आंसर अगर 5300 और ये समथिंग जो मैंने लिखा था नहीं आया तो आप बताओ मेरे को। हो गया, ठीक है। अप्रैल की ठीक है। नीचे क्या है? नीचे तो कुछ नहीं है, वो तो नीचे तो बस ये लिखा हुआ परचेज बजट बनाना है, नीचे डेटा थोड़ी ना है। डेटा इतना है और ऊपर सेल्स है, और मुझे नहीं लगता कि सेल्स की अब आपको जरूरत रही होगी परचेज बजट बनाने के लिए, कि आपके पास प्रोडक्शन आ चुका है, कंजम्पशन आपको पता है, कंजम्पशन बजट बन जाएगा, देन कंजम्पशन के बाद आप इजीली परचेज बजट बना दोगे। वो कितने मंथ्स के लिए बनाना? 3 महीनों का बेटा परचेज बजट जो बनाना है केवल 3 महीनों का बनाना है, 4 का नहीं बनाना, और 4 का आप चाहोगे भी बनेगा नहीं, डेटा नहीं है।
हाँ जी बेटा, हुआ कुछ? कंजम्पशन वाला बजट 3 का बनेगा 4 का बनेगा? कंजम्पशन वाला 4 का बनेगा, क्योंकि अगले महीने का 30% मेंटेन करना है ना यहाँ पे, तो कंजम्पशन तुझे 4 महीने का बनाना पड़ेगा। चलो, ये था प्रोडक्शन। कंजम्पशन बताओ मेरे को, कंजम्पशन बनेगा 4 महीने का, तो चारों महीने का कंजम्पशन की क्वांटिटी बताओ। इसमें से 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन लिखा है, लेकिन हम प्रोडक्शन तो वो परचेज तो करता हूँ ना ठीक होता है। देखो ये क्या लैंग्वेज है, द कंपनी वांट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज, बैटरी का स्टॉक मेंटेन करना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। मतलब स्टॉक तो मुझे मटेरियल का ही मेंटेन करना है बैटरी का, कितना करना है, टू कवर, ताकि मैं कवर कर सकूं, क्या कवर कर सकूं, 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। मतलब बैटरी इतनी मेंटेन कर लो कि अगले महीने का जो प्रोडक्शन है उसका 30% मैं इन बैटरी से कवर कर सकूं। तो एक तरीके से इसका मतलब क्या है भाई, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 30% मेंटेन करनी है। कितना कितना लिखूं बताओ? 11,100 कंजम्पशन, एक सेकंड, 10,600 है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, 12,500, 14, 250, 15,250। एनीवन जिसका ये कंजम्पशन नहीं आया है, अप्रैल का परचेज कैसे बना लेगा? परचेज जब बजट बनाएगा तो अगले महीने के प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका 30% मेंटेन करना है। तो जब मार्च का परचेज बजट बनाएंगे तो उसमें ऐड करेगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना, अगले महीने का 30%। हाँ यहाँ पे है ना, ये कंफ्यूजन लग रहा है तेरे को भी, ध्यान देना, यहाँ पे है ना प्रोडक्शन का 30% मत लिख देना, सीधा सीधा प्रोडक्शन का 30% मत लिख देना, टू कवर 30%। प्रोडक्शन कवर करना है मेरे को, इतनी बैटरीज मेंटेन करनी है। कंपनी वांट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज, बैटरी का स्टॉक मेंटेन करना है, कितना,
टू कवर, ताकि मैं कवर कर लूं, क्या कवर कर लूं, नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्शन का 30%। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो से एग्जांपल 6250, ठीक है, और इसके बनाने में 2 के हिसाब से लग रही है मेरे पास कितना, जो भी है कितना है ये 12500। तो इसका मतलब 6250 को बनाने के लिए मुझे 12500 है, तो मतलब इसको कवर करने के लिए 12500 की जरूरत है। तो सर अगर 6250 का मैं कहूं 30%, उसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, या फिर मैं सीधा सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है। नहीं 2 से क्या, वो 30% इसका डायरेक्ट कर दूं, बात तो एक ही है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। अच्छा ये तो हो गया, परचेज में कंफ्यूजन आ रही है। परचेज बनाया किसी ने, कंजम्पशन सबका बन गया, आंसर सेम आ रहे हैं। परचेज भी बनाया किसी ने, चलो एक बार मुझे परचेज की क्वांटिटीज भी बताओ। जनवरी 11100, फरवरी 13025, मार्च 14550। हाँ जी आयुषी, क्या डाउट है बेटा बताओ परचेज में? आई थिंक वही वाला होगा जो मैंने आपको अभी बताया। जीरो परसेंट, 30%। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूं इसी लैंग्वेज को, ये हटा देता हूं एक बार ना। तो दोबारा से लैंग्वेज को समझ लो। द कंपनी वॉन्ट्स, क्या चाहती है कंपनी, टू होल्ड, क्या होल्ड करेगी? सबसे पहले तो ये चीज, स्टॉक ऑफ बैटरीज। सर इस क्वेश्चन में बैटरी जो है यही मेरे लिए रॉ मटेरियल, क्योंकि इसी से मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट होना है। द कंपनी वॉन्ट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज। सर कितना, कितना, इतना कि टू कवर, इतना कि कवर कर लूं, क्या कवर कर लूं, 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। बैटरी का इतना स्टॉक मेंटेन करो जिससे कि अगले महीने के प्रोडक्शन का 30% में कवर कर सकूं। भाई जैसे मैं कहूं कि मुझे अगले महीने 5000 यूनिट्स बनानी है, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, तो सर 25000 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। अब मैं इसको 2 तरीके से बोल सकता हूं, क्या कि सर अगले महीने का जो कंजम्पशन है, अगले महीने का जो कंजम्पशन है उसका मैं 30% मेंटेन करूंगा। ये तो हो गई इजी लैंग्वेज कि सर अगले महीने कंजम्पशन कितना होगा 25000, तो उसका 30% कितना मेंटेन करना है 7500। इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि आपको जो अगले महीने प्रोडक्शन करना है, आपको जो अगले महीने प्रोडक्शन करना है उसको कवर करते हुए, उसको कवर करते हुए आपको स्टॉक मेंटेन करना है 30%। अब अगर इतना प्रोडक्शन आपको कवर करना है तो सर इतना प्रोडक्शन करने के लिए पहले तो 25000 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 25000 नहीं, उसका 30% ही तो मेंटेन करना है। तो सिंपली यू कैन से सर 7500 मेंटेन करना है। केवल और केवल लैंग्वेज की कहानी है। और सिंपल अगर मैं आपके माइंड में केवल और केवल आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मटेरियल का अगर स्टॉक मेंटेन करना है तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे तो परसेंटेज डायरेक्ट अप्लाई हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा किस पे अप्लाई करना पड़ेगा? फाइनली तो अपने को मटेरियल पे जाके ही कवर करना पड़ेगा। आयुषी क्लियर हुआ बेटा कुछ? आंसर दिखा दूं ये वाला। एनीवन, किसी का प्रोडक्शन, कंजम्पशन या परचेज कैलकुलेट नहीं है, क्या आया तो बताओ।
क्लियर है? नवंबर 18 का क्वेश्चन है ये। अभी इसमें एक रिक्वायरमेंट बाकी है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। एंड कैलकुलेट प्रॉफिट, लास्ट में क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट बताओ, क्योंकि ऊपर इन्होंने सेलिंग प्राइस कॉस्ट वगैरह दी थी, तो लास्ट में जाके बोला इन्होंने प्रॉफिट बताओ फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन मार्च। जो मार्च में हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है उसके लिए प्रॉफिट बताओ। देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमेशा एक ही तरीका, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और हमें पता है सर जनवरी फरवरी और मार्च में ये सेल होनी है, और सेलिंग प्राइस जो है उसको आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप 2000 लेके चलोगे तो माइनस डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट 2000 माइनस 15% करके 1700 की जो फिगर है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो हेडिंग करेंगे, डालेंगे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की, छोटा सा स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट अलग दिखा दिया है, थोड़ा जस्ट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। बाकी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो सेल्स का ब्रैकेट है इसी में 2000 माइनस 15% मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी शो कर सकते हो। सेल्स, सबसे पहले तो मुझे तीनों क्वार्टर की क्वांटिटी का टोटल चाहिए, वो तीनों मंथ की 5000, 6000 और 7000, 18000। सर 18000 यूनिट सेल होगी, किस प्राइस पे सेल होगी? तो मैं डिस्काउंट अलग से दिखा रहा हूं, तो मैं यूनिफॉर्म प्राइस लेके चलूंगा 2000 का। सर 2000 का कितना लिख दूं? 3 करोड़ 60 लाख आएगा, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं पहले कॉस्ट। सर 1500 रुपए की कॉस्ट आती है कॉस्ट गैजेट को बनाने के लिए, तो 18000 गैजेट आप बनाओगे, 1500 के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 2 करोड़ 70 लाख की कॉस्ट आ जाएगी सर। इसके अलावा ये जो हम माल बेचते हैं ये डायरेक्टली नहीं बेच रहे, ये हम डीलर के थ्रू बेचते हैं, और डीलर को हम 15% का डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो सर सिंपल, जो 3 करोड़ 60 लाख रुपए की आपकी सेल है ये आपकी जेब में नहीं आना, इसमें से 15% डिस्काउंट चला जाएगा फॉर द डीलर, 54 लाख का। तो व्हाट विल बी प्रॉफिट? 36 लाख, 36 लाख। इसका मतलब 10% का प्रॉफिट है कंपनी का। 36 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है 3 करोड़ 60 लाख रुपए की सेल पे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि भाई हमने जो 8-9 क्वेश्चन किए उसके बाद हम एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। डन है? इसके बाद जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बजट के साथ एग्जामिनर दूसरे चैप्टर को मर्ज काफी ज्यादा करता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का एक एप्लीकेशन है, एक दिखाया जिसमें मटेरियल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी पहले आया था एक्चुअल में, जब ये जून 2009 में आया था। एक्चुअल में 2007 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था एक बारी, उसके बाद 2008 से उसके पेपर स्टार्ट हुए थे। तो जून 2009 में उस टाइम वेटेज अच्छी आती थी एग्जाम में, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन 18 मार्क्स का आया था, उस टाइम पे आया था। आज के टाइम पे मैं बात करूं, आजकल एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज जो है वो हाईएस्ट देखने को मिल रही है। एक्चुअल में 2011 से थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में चेंजेस हुए, और एग्जामिनर ने क्या कोशिश कर दी आजकल कि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा कवर करने हैं, भले ही हमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करने पड़ जाए। अभी भी थोड़ा सा माइनर सा चेंज देखने को मिला मुझे जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें, कि इससे पहले वाले जो पेपर थे तब तक जो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th अगर आप देखोगे 2-2 पार्टी कर रहे थे, उसमें 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे थे।
लेकिन अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए थे अपने दिसंबर 2021 में, उसमें उन्होंने बीच में 2 क्वेश्चन ऐसे डाले जिसमें उन्होंने क्या किया, 3-3 पार्ट करे, मतलब 10-10 ना करके उन्होंने 10 5-5 कर दिया। इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ चैप्टर्स की जो कवरेज है वो बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आजकल एग्जामिनर की कोशिश ये है कि भाई किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ू नहीं, हर टॉपिक को थोड़ा सा टच कर लूं, भले ही मुझे क्वेश्चन छोटे बनाने पड़ जाए। तो हालांकि लगता तो नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, बट कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो हमें उसको स्किप नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन अगेन हम ये फिलहाल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमारा चैप्टर नंबर जो 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका एक मेजर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि करवाने को मैं आधा क्वेश्चन करवा सकता हूं, बट आधा क्वेश्चन करवाने का बेनिफिट इसलिए नहीं है कि आधे का आंसर आप अभी तो लिख लोगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी जब रिवीजन करोगे तो हमें ये चीज याद नहीं रहती उस टाइम पे कि सर ने 2 पार्ट्स में अलग अलग करवाया हुआ है। तो इस वजह से एक साथ करेंगे क्वेश्चन को। कब करेंगे, जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होंगे तब करेंगे। तो देखो आज की जो क्लास है वो यहीं पे हम फिनिश करेंगे। और आज की क्लास में हमने बजट तो नो डाउट केवल और केवल एक एक्स्ट्रा कवर किया है, दैट इज रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट बड़ा सिंपल सा बजट है। अगर मुझे प्रोडक्शन बजट आता है, अगर मुझे कंजम्पशन बजट आता है तो सर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस डिफेक्टिव यूनिट्स। बस ध्यान ये रखना है इसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स के। इसके बाद कंजम्पशन बजट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रोडक्शन क्वांटिटी को जस्ट आपने मटेरियल की जो क्वांटिटी लगेगी एक यूनिट को बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई ही तो करना है। जब आपको कंजम्पशन पता चल जाता है तो सर कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस जो भी वेस्टेज डिफेक्टिव्स है वो, यहाँ पे जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो आपको मटेरियल के कंसीडर करने हैं। और इसको ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग ना देकर क्वेश्चन आपको स्टॉक एट द ईयर एंड इंक्रीज या डिक्रीज बता दे। इंक्रीज है तो प्लस कर लो, डिक्रीज है तो माइनस कर लो। और मेन जो हमने आज काम किया है वो क्या किया है सर, तीनों के मर्ज्ड क्वेश्चन और उसमें से भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन जिनकी वेटेज आपको 10 नंबर तक की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके आओ। ये जो सीक्वेंस है ये अभी चलेगा क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा बजट आने वाला है वो आने वाला है प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट। और सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊं कि बनाना कितना है तो कॉस्ट बजट बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रोडक्शन बजट का सीक्वेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।